ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे हम लोगों ने लास्ट टर्न पे इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर लिया था। अब हम लोग आज करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट हेटेरोजेनियस रिएक्शन। तो हम लोग इसमें सिक्स्थ करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैं इसको चलो लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा कि फॉरवर्ड जाएगा, और फिर बाद में हम लोग एक फॉर्मूला भी डेवलप करेंगे T और K के बीच में। तो एक बात याद रखना है, क्या मैंने अभी तक कहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। पर टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। मींस हाँ देखो, होता क्या है कि आप जब भी टेम्परेचर को चेंज करोगे तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ता है, तो कोलिजन फास्ट होता है। तो कोलिजन फास्ट होता है तो रिएक्शंस का रेट डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर एक गिवन रिएक्शन, हर रिएक्शन को अगर आप 2 3 किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बात की बात है, पर अगर एक गिवन रिएक्शन है तो गिवन रिएक्शन का जो K होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें नीचे लिख सकते हो, लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K of a given reaction depends only on temperature। तो किसी भी गिवन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के अलावा किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। कैसे डिपेंड करेगा वो आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे देखो समझते हैं। अगर आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास क्या बोलते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो हीट इज रिलीज्ड। तो आप बोलते हैं कि एक्सोथर्मिक है तो हीट जो होगा रिलीज होगा, सो हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं, तो ऐसे समझते हैं कि ऐसे ए से बनता है बी, और साथ में जो हीट है वो मान लेते हैं हीट जो है वो रिलीज होता है। सपोज करते Q किलो जूल का, मतलब Q किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है तो हीट कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो इसको लिखा जा सकता है A, और ये A और इससे क्या आएगा B, और प्लस Q। ये Q क्या आपका हीट, क्योंकि रिलीज हो रहा है ना ये, तो रिलीज हो रहा है मतलब कि प्रोडक्ट साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप खुद सोचो, अगर आपका मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एकदम नॉर्मली सोचो, अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है, अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो यहाँ पे देखो हीट जो है वो कहाँ, हीट यहाँ पे कहाँ है, प्रोडक्ट साइड। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मीन्स आप क्या बढ़ा रहे हो, आप बढ़ा रहे हो हीट, इसका मतलब आपने क्या बढ़ाया, हीट बढ़ाया। और अगर हीट बढ़ेगा तो मतलब प्रोडक्ट बढ़ा है, तो रिएक्शन कहाँ आएगा, बैकवर्ड। तो इसका मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। अगर आपने टेम्परेचर को घटाया, मीन्स आपने क्या किया, हीट को घटाया, मतलब हीट कम कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर घटा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, हीट है। आप जो करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। आपने अगर हीट को डिक्रीज किया, हीट को अगर डिक्रीज किया तो वो हीट बढ़ाने का ट्राई करेगा, तो बढ़ाने के चक्कर में वो कहाँ पे आएगा, फॉरवर्ड। तो ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है और टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड आता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो तो टेम्परेचर क्या करना होता है, कम। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिख लो, लिखो सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन
is preferred at low temperature because at low temperature yield of reaction, yield YIELD, yield of reaction is high. तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन का जो यील्ड होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपका हाई होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। अब दूसरा इसमें करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो आपके पास क्या होगा, जैसे ए से बनता है बी, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। सपोज करते क्यू का हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, क्यू वही किलोजूल पर मोल। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हीट कहाँ होना चाहिए, हीट रिएक्टेंट साइड होना चाहिए। मतलब फिर क्या होगा, ए प्लस बी मतलब प्लस क्यू और इससे बनेगा बी। ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, रिएक्टेंट साइड होना चाहिए, हीट क्या हो रहा है इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, अगर आपने इसके केस में अगर मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया, को टेम्परेचर बढ़ाने मतलब आपने क्या बढ़ाया, हीट बढ़ाया। तो कॉमन सेंस देखो, अगर आप हीट बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहाँ आएगा, फॉरवर्ड जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो मतलब आपने हीट कम किया, तो हीट कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड। आप इसको कम कर रहे हो, जैसे कम होगा तो रिएक्शन तुरंत बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत बैकवर्ड आएगा। तो ये फिर रिएक्शन फिर कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड। ठीक है, आपके पास होगा। तो मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाता है, टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड आता है। इसका मतलब कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे सपोर्ट करता है। तो आप इसमें नीचे लिखो, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन इज प्रिफर्ड एट हाई टेम्परेचर, yield of endothermic reaction is high at high temperature। तो अब आपको यहां तक बात में क्या ध्यान रखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवाना प्रेफर करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग लो टेम्परेचर पे करवाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर T। रिलेशनशिप बिटवीन K एंड T, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड टेम्परेचर T। ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है एक्चुअल में कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसका नाम है टेम्परेचर। ठीक है, तो आप ये बात को ध्यान रखोगे वो कि वो टेम्परेचर के अलावा किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें नीचे लिख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, उसके अलावा किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो देखो होता क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी इज गिब्स एनर्जी एंड डेल्टा जी नॉट मींस स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब कि तब हो रहा है जब प्रेशर जो है वो 1 बार है या अप्रोक्सीमेटली 1 एटीएम। वैसे 1 बार ज्यादा बेटर होता है, या 1 बार या 1 एटीएम। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 298 केल्विन है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है पर वैसे नॉर्मली हम लोग 298 केल्विन लेते हैं। पर प्रेशर चेंज होने को प्रेशर स्टैंडर्ड के लिए फिक्स है 298, मतलब सॉरी प्रेशर इज 1 बार एंड टेम्परेचर 298 केल्विन। एंड जो कंसंट्रेशन होगा, अगर कोई लिक्विड सोल्यूशन है या फिर सोल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। बाकी हेटेरोजेनस रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो ये होता है प्लस RT ln Q। इसमें Q क्या होता है, Q इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसमें Q रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं और फिर इसका डेरिवेशन करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम लोग पहले से मैं थोड़ा आपको यहीं पे बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में समझ लेते हैं। क्यों, तो देखो ये होता है एक्चुअल में क्या है, ये हमको किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। डायरेक्शन मतलब कि
कि एक गिवन कंडीशन पे देखो, रिएक्शन के स्टार्ट में तो कई बार आपको रिएक्टेंट भी दिया होता है, प्रोडक्ट भी दिया होता है, सब दिया होता है, पर क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों दिया है तो रिएक्शन किधर जाएगा भाई? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा? तो इस बारे में हमें डाउट होता है कि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा कि फॉरवर्ड आएगा। तो हम लोग वहां पे क्या होता है, क्यू एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें नीचे लिखते हैं कि रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू expressed in the same way like equilibrium constant k. तो express similarly as k, express as the same way like equilibrium constant k. तो जैसे k एक्सप्रेस होता है वैसे q एक्सप्रेस होता है। तो मान लेते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में ही कर देते हैं। तो कंसंट्रेशन में क्या होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये होता है आपके पास रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपके पास होता है। अब देखो इसमें होता है एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास क्या होने वाला है। तो देखो आपको गिवन मतलब गिवन कंडीशन पे प्रोडक्ट दिया होगा, रिएक्टेंट दिया होगा, हमको नहीं पता कि रिएक्शन कहाँ जाने वाला है। तो देखो हो सकता है कि Q का जो वैल्यू हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K तो दिया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगर Q का वैल्यू K से ज्यादा है, मतलब कि Q ज्यादा होने का मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा है, तभी Q का वैल्यू ज्यादा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली कि प्रोडक्ट को कम करना चाहेगा, अगर कम करना चाहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आता है। अगर Q का वैल्यू K से कम है तो रिएक्शन इसका मतलब कि फॉरवर्ड जाने वाला है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ऐसे केस में नो चेंज, तो यहाँ पे फिर कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम लोग इसको देखते समझते हैं कि क्या होगा आपके पास। तो हम लोग एक रिएक्शन को समझ लेते हैं, क्यू को समझने के लिए एक रिएक्शन कर लेते हैं। चलो तो कोई भी एक रिएक्शन कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 5 मोल SO2, 8 मोल O2 and 10 मोल SO3 if Kc of reaction is 5 mole per liter inverse. If Kc of reaction is 5 mole per liter inverse, find the डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, ये फाइंड आउट करना है। एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2 लीटर। तो ये गिवन है। तो देखो इसमें करेंगे कैसे, तो हमको नहीं पता क्योंकि देखो सबके मोल दिया, ये 5 भी दिया, ये 8 भी दिया, ये 10 भी दिया, तो हमको कोई आइडिया नहीं कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, कोई आइडिया नहीं। तो Q को लिखा जाता है और Q को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स Q मतलब अभी की रिएक्शन अभी चल रहा है, ये इसका मतलब है। अभी हमको ये नहीं पता कि इक्विलिब्रियम आया है, तो हम लोग इसलिए Q एक्सप्रेस करते हैं। K ध्यान रखना है, K सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब इक्विलिब्रियम होता है, बाकी टाइम पे उसको Q लिखा जाता है, मीन्स रिएक्शन चल रहा है। तो वो होगा SO3 का स्क्वायर SO2 का स्क्वायर और O2। तो SO3 क्या है 10 मोल और वॉल्यूम 2 लीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर। नीचे क्या होगा SO2 क्या था 5 मोल बाई वॉल्यूम 2 इसका स्क्वायर और इसके मोल 8 बाई वॉल्यूम 2। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये 5 को इस पूरे को मैंने इस 5 से कट किया। ठीक है, 5 से कट किया तो 4 ऊपर चला जाएगा अभी। ठीक है, इसका 4 जो होगा ऊपर चला जाएगा और ये भी एक्चुअल में ये भी 4, तो ये वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, 1 क्या है, तो 1 का मतलब देखो ये Kc से कम है, मतलब कि अगर Q का वैल्यू
अगर के से कम है तो इसका मतलब कि रिएक्शन कहाँ जाता है, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब कि रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्यों हमको हेल्प करता है ये बताने में कि रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम लोग अब फिर सब ये जो एक्सप्रेशन हम जो कर रहे थे डेल्टा जी वाला उस पर आते हैं। मतलब अभी हमने जो एक्सप्रेशन जो भी समझा था, ये हम लोग इस इक्वेशन पे आता है, जो डेल्टा जी हमने अभी समझा था जी, इस पे डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो हम लोग रिलेशन बिटवीन क्यू, हम लोग रिलेशन बिटवीन के एंड टी निकाल लेते हैं, तो इस पे आते हैं। तो देखो होता क्या है, समझते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। रिएक्शन क्योंकि चल रहा है तो अभी इसलिए हम लोग क्यू लिखेंगे। ठीक है, हमें क्योंकि कभी कोई आइडिया नहीं है। अगर बोला जाए एट इक्विलिब्रियम, तो देखो इक्विलिब्रियम पे जब बात की जाएगी तो हाँ याद रखना डेल्टा जी जीरो होता है। ये बात याद रखना है, दिमाग में बैठा लो कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है बेटा, डेल्टा जी जीरो होता है। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। तो आपसे तो सीटी और नीट जैसे एग्जाम में तो यही पूछ सकता है कि क्या जीरो होता है क्या नहीं। तो डेल्टा जी ध्यान रखना जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है। तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे सॉल्व करते हैं, तो वहां पे जीरो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट। और इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम बोला है तो क्यू की जगह के लिखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है तो क्यू की जगह के। सो दिस विल बी आर टी एल एन के। इसको रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा, दिस विल बी माइनस आर टी एल एन के, और डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो ये इसका फॉर्मूला होगा -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगा, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, डेल्टा जी नॉट आ गया। ये तो पहला हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब हम लोगों को डेल्टा मतलब जी नॉट की जगह और कुछ एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो देखो होता क्या है, डेल्टा जी नॉट हो सकता है डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एच नॉट। हम लोगों को पता है कि डेल्टा एच होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एच। तो ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, डेल्टा जी नॉट होगा डेल्टा एच नॉट माइनस डी डेल्टा एच नॉट, वेयर डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट आर स्टैंडर्ड वैल्यू। ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू। इसका रिप्लेस करेंगे, so delta g naught minus t delta s naught will be minus 3.303 आठ लॉग के। ठीक है, तो लॉग के अलग कर लेते हैं और बाकी इन सबको इधर डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू डिवाइड करते हैं, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। तो ये लॉग के का वैल्यू आएगा। अब देखो हम लोग यही यही आपका फॉर्मूला होता है। पहले इसमें कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये के वर्सेस टी का रिलेशन है। डेल्टा एस के बारे में और डेल्टा एच के बारे में क्या होगा, दिया रहता है क्वेश्चन में। तो हम लोग इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में देखो ये जो है, इसको हम लोग y लेंगे, y इक्वल एम एक्स प्लस सी से, इसको x लेंगे। तो ये हमारा इसका स्लोप है m, और ये हमारा इसका कांस्टेंट c। ठीक है, ये होंगे। तो इसमें देखो ग्राफ कैसे करेंगे, इसमें ग्राफ समझते हैं। देखो पहला केस, देखो डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। रिएक्शन में एंट्रोपी बढ़ भी सकता है, एंट्रोपी कम भी हो सकता है। तो पहला केस करते हैं, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव मीन्स एंट्रोपी वहां पे इंक्रीज करता है। तो पहला केस करते हैं जहां पे रिएक्शन का एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें अंदर भी देखो दो केस है। डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो इसमें देखो ग्राफ समझते हैं।
ये होगा log के वर्सेस 1/2, ठीक है। अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। तो स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि ये कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसका स्लोप ये होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा डेल्टा एस नॉट। वही नॉट करना चाहो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 2.303 इंटू आर, ठीक है, इंटरसेप्ट। तो ये इसका कर्व आएगा। तो अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर को बढ़ाने से तो के की वैल्यू कम होती है। हाँ तो यही तो हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 1/T लिखा है, ये 1/T। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो 1/T कम होगा, ये इधर जाएगा ये, और इधर होगा, इधर कम आएगा, तो के की वैल्यू भी देखो कम। ये 1/, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो 1/T तो देखो कम होगा ना। तो ये क्या होगा, मान लो पहले यहाँ है, फिर टेम्परेचर बढ़ा है तो ये इधर आएगा, देखो 1/T तो कम होगा, और ये कम तो देखो के कम। तो वही आपका आ रहा है जो पहले बताया। तो याद रखना कि एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है कि वो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, आपको टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन प्रेफर नहीं करते। इसमें दूसरा कर्व प्लॉट करते हैं, लॉग के वर्सेस 1/T। तो ये ग्राफ अब आपके पास है एंडोथर्मिक के लिए, जिसका जो स्लोप होगा तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पता ही होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, तो इसलिए स्लोप विल बी नेगेटिव। तो ये आपके पास कर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और इंटरसेप्ट तो पता ही है, इंटरसेप्ट जो होता है वो होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर, ठीक है। और हमने एंट्रोपी को पहले से मान के चला पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। तो ये दो कर्व हो गए। अब हाथों हाथ यहाँ पे दो कर्व और प्लॉट कर लेते हैं। सेकेंड केस, अगर डेल्टा एस नेगेटिव होता तब क्या होता है, मीन्स अगर एंट्रोपी डिक्रीज करती, अगर एंट्रोपी डिक्रीज करती तब क्या होता। तो ऐसे केस में देखो क्या होगा, ये लॉग के वर्सेस 1/T होगा। तो पहले वाले केस में देखो क्या होगा, ये बल्कि हम लोग इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं, इसमें ज्यादा बेटर होगा। इसमें एक्चुअली नीचे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंट्रोपी इज नेगेटिव, मतलब डेल्टा एस इज नेगेटिव, सो इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो ये कर्व कुछ ऐसा होगा, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। क्योंकि एक्सोथर्मिक में जो स्लोप होगा, स्लोप तो वही होगा डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। सो स्लोप विल बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इस बार याद रखना कि डेल्टा एस नेगेटिव है, नेगेटिव माना है, सो इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। मतलब देखो अगर आपके पास ये वाला नेगेटिव होगा तो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, मींस इस बार एंट्रोपी कम हो रहा है रिएक्शन। दूसरा एक केस और कर लेते हैं, ऐसा होगा, और ये किसके लिए होगा, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसका स्लोप जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव, जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। ये अरे डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 इंटू आर, तो स्लोप नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे चारों कार्ब आ गए, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है उसको समझते हैं। लॉग के इक्वल टू क्या था, ये था माइनस
माइनस 2.303 इंटू आर और ये 1/2 प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। अब देखो इसमें होता क्या है, हम लोग दो अलग अलग टेम्परेचर पे के का वैल्यू निकालेंगे। मतलब हम लोग रिलेशन एक डेवलप करना चाहते हैं टी और मतलब के के बीच में। तो इसमें देखो पहली बात तो ये जो किसी भी रिएक्शन का ये जो डेल्टा एच होता है और डेल्टा एस एक्चुअल में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब थोड़ा तो करता ही करता है, पर हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। मतलब हमें मान के चलेंगे टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब स्मॉल है तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो हम इसमें नीचे लिखते हैं, it is assumed that delta H naught and delta S naught remains constant for a given reaction when temperature changes। ठीक है, गिवन रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तब। तो देखो क्या होगा, जब टेम्परेचर T1 है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मानते हैं। जब टेम्परेचर T2 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 मानेंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आएगा, log K1 इक्वल आपके पास होगा डेल्टा एच नॉट 2.303 आर माइनस टाइम 1/T1 और ये दूसरा होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। ये क्वेश्चन 1 लेते हैं। हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो गया। दिस इज 2। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या आ गए, दोनों हमारे कांस्टेंट आ गए। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो 2 में से 1 को माइनस करेंगे। देखो जब माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ध्यान रखना यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो देखो आप जब माइनस करोगे तो log K2 माइनस log K1 और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो क्या बचेगा इधर, और मैंने डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लिया तो ये 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन होगा टी और के बीच में। ठीक है, ये अगर पूछा जाए मेरे से कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मिलते जुलता फॉर्मूला हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी होता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एच देखो आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव दिया रहेगा, एक्सोथर्मिक होगा तो नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव होगा। और आप देखोगे भी कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगा तो आप जब वहां टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के कम हो जाएगा, और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आप जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो के भी बढ़ जाएगा। आप खुद इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखोगे, आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको करके देखना, आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। तो जैसे एक हम लोग न्यूमेरिकल चलो करके देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of a reaction at 27 degree is 10। ठीक है, गिवन है हमारा 10, यूनिट ले लेते हैं मोल पर लीटर। चलो इज 10 मोल पर लीटर। ठीक है, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेम रिएक्शन एट 127 डिग्री। ठीक है, कब फाइंड, और क्या गिवन, हीट ऑफ रिएक्शन इज -10 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ रिएक्शन -10 किलोजूल पर मोल। जैसा मैंने बताया
कि हीट ऑफ रिएक्शन तो ऑटोमेटिक अगर माइनस है, देखो ये माइनस है, ये हीट ऑफ रिएक्शन माइनस है, तो के का वैल्यू तो कंफर्म कम होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब करके देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव है एक्सोथर्मिक है तो के कम होगा टेम्परेचर को बढ़ाने से, अगर के का वैल्यू मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से के का वैल्यू बढ़ता है। ये पहले से हमको पता है, मतलब के का वैल्यू 10 से कम आना चाहिए, बात को ध्यान रखना है। तो आप ऐसे बातों को भी ध्यान रखोगे तो आप कई बार क्वेश्चन राइट सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या करेंगे इसमें, फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो ये डेल्टा एच है। तो या तो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को चलो सिंपल रखने के लिए, चलो ये अपना ले लिए तो ये करते, तो -10 किलो जूल, किलो जूल है, तो ये होगा आपके पास 2.303, मतलब माइनस वही वैल्यू वायरस था तो डेल्टा एच का मैंने माइनस पुट किया, और आर की वैल्यू जूल में पता होता है 8.31, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 25/3 लिख सकते हो, ठीक है। 1/300 माइनस 1/400, तो आपके पास क्या होगा, -10,000 इंटू 3 अपॉन, तो 2.303 इंटू 25, ये 100 आएगा, और नीचे 300 इंटू 400, तो ये जीरो, ये पूरा, 3 से 3 कट, 25 से ये भी कट, ये 4, ठीक है, ये और 4 से 4 भी कट, ये पूरा कट हो गया। तो आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास सिर्फ बचा ये -1.2, मतलब 303, ये क्या है, log K2 निकालना है, और K1 क्या दिया है 10, ठीक है। तो हमको पता ही होता है कि इसका बेस आपके पास 10 होता है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं एक्चुअल में, इसमें इसको हम लोग पलट लेते हैं, तो किधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/2.303 अप्रोक्सीमेटली 0.4 ले सकते हो आप, 0.4 अप्रोक्सीमेट। तो तो या तो आप इसको कर लो, अच्छा K2/10, और ये क्या होगा 10 टू दी पावर, वही आपके पास ये पावर में हो गया पता ही है, 1/2.303 माइनस, तो इसको नीचे ले आते हैं, तो 1 क्या होगा 10 टू दी पावर, देखो 1/2.303 को अप्रोक्सीमेटली 0.4 ले लेते हैं, तो देखो रूट में है, मतलब रूट से थोड़ा छोटा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मान सकते हो, 3 के आसपास एक्चुअल में, 3 के अप्रोक्सीमेटली 3, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना। तो देखो K2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 10/10 टू दी पावर 0.4, तो देखो ये वैल्यू आपको देखो 10 से छोटा आएगा, देखो ये वैल्यू 3 के आसपास होगा, 10/3 नियरली 3 के आसपास, तो ये वैल्यू देखो 3 मतलब 10 से छोटा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये।